मुगालता का मतलब होता है भ्रम। तो आइए सुनिए आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बाटू साहब का मुगालता। बाटू साहब की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा मुगालता यही रहा कि वह भला करने के लिए पैदा हुए हैं, चाहे उनका समय बर्बाद हो जाए या उनका समय चौपट हो जाए, लेकिन वह भला करके रहते हैं। नौबत यहाँ तक है कि लोग चाहे पसंद करें या न करें, लेकिन वह भला करने पर कमर कसे रहते हैं। उनकी सलाह, उनका साथ, उनका अपनापन सबके लिए समान भाव से रहता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। थोड़ी भी झंझट आपको लगी कि बाटू साहब का चेहरा आपके दरवाजे से झांका। बाटू साहब को जहां पता लगा कि उनके अमुक परिचित को नौकर की तलाश है, या वे मकान बदल रहे हैं, या वह कहीं बाहर जाने के लिए टिकट खरीदवाना चाहते हैं, या सीट बुक कराना चाहते हैं, या उनके लड़के या लड़की की शादी है और उन्हें तमाम साड़ियाँ या जेवर खरीदने हैं, या उन्हें घर से लाश हटवानी है, या बहुत दिन से म्यूनिसिपैलिटी में पड़ी उनकी अर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, या वह अपने किसी अफसर को दावत देना चाहते हैं, तो बाटू साहब फौरन उनकी सहायता करना अपना धर्म समझते हैं। अभी पिछली बार बरसात में जब वह मुझे क्लब में मिले तो मैंने देखा कि वह बरसाती चढ़ा रहे हैं और उनका चेहरा ऐसा खुश दिख पड़ रहा था कि मैं समझ गया कि हो न हो ये इस वक्त भलाई करने के लिए ही आ रहे हैं। आइए ना थोड़ी देर ब्रिज रहे, मैंने कहा, क्योंकि इसके कहने में कोई भय नहीं था। क्या बताऊं, काश कि मैं खेल पाता, काश मेरे पास समय होता। सच मानिए, मैं जानता हूं कि मेरे ताश खेलने से आपको खुशी होती, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं ना। मैं तो बाहर जा रहा हूं, वे बोले। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने दबी जबान पूछा, क्योंकि उनके चेहरे से लग रहा था कि मैं ये उनसे जरूर पूछूं। मैं मिस्टर शुक्ला के घर जा रहा हूं। जानते हैं ना आप उनको? नहीं, ना जानते होंगे। अभी 10 दिन तो हुए इस शहर में आए। अरे क्या वही जो कटरे के मोड़ पर रहते हैं? वे कहते रहे। लेकिन वह हिस्सा तो करीब करीब 2-2.5 मील होगा यहाँ से। हाँ हाँ, होगा तो ऐसे ही। तो इस वक्त पानी बरसते में, और वह भी 8-9 बजे रात को, कहाँ जाइएगा बेकार? मैंने फिर कहा। वे बोले, अजी साहब, आप भी क्या बात करते हैं। ये पानी वानी तो हेल्थ के लिए बड़ी फायदेमंद चीजें होती हैं, और जहां तक मकान पाने का सवाल है, तहां तक तो मेरा बड़ा अच्छा कायदा है। मैं हर दरवाजे पर खटखटाता चला जाता हूँ, और जब तक मेरा वांछित मकान नहीं मिलता तब तक बराबर खटखटाता चला जाता हूँ। अब तो काफी लेट हो गया है, मैंने कहा। आप भी अजीब आदमी हैं। मिस्टर शुक्ला और मिसेस शुक्ला पिछले महीने ही शादी करके आए हैं, तभी उनका तबादला यहाँ का हो गया। उनके पास कोई आदमी बोलने बतलाने वाला भी नहीं है, और आप कहते हैं कि लेट हो गया है। मुझे तो अभी अभी पता चला है, नहीं तो मैं तो उनके पास बहुत पहले ही पहुंच गया होता। इतना कहकर वह अपनी बरसाती संभालते हुए बाहर निकल गए। दूसरे दिन शाम को क्लब में बाटू साहब फिर मिले। कहिए, कल मिस्टर शुक्ला मिले थे? बाटू साहब बड़े उत्साह से कह रहे थे। जी हाँ, मिलते कैसे नहीं। मैंने बड़ी कोशिश की थी। कम से कम 20 घरों को खटखटाने के बाद उनका घर मेरे हाथ लगा। बड़ा अंधेरा और कीचड़ था, मगर मैं हर दरवाजे पर खटखटाता था, और जब कोई ऊपर से पूछता तो मैं मिस्टर शुक्ला का नाम लेकर पूछता, और जब वह इनकार कर देते तो मैं चटपट उनको कह देता कि जाइए जाइए, फिर सो जाइए, नीचे आने का कष्ट मत उठाइए। लेकिन जनाब, अंत में वह घर पाकर ही मैंने दम लिया। मकान में अंधेरा था, फिर भी मेरे खटखटाने पर शुक्ला साहब ने खिड़की के बाहर अपना सिर निकाला। मैंने कहा कि अजी, मैं बाटू हूँ। वे बोले कि उन्हें दुख है कि वह सोने जा रहे हैं। मैंने कहा, आप तनिक भी चिंता न करें, दरवाजे की कुंडी खोल दीजिए और उस बीच आप अपने कपड़े पहनकर आ जाइए, मैं तब तक बैठक में बैठा हूं। बाटू कह रहे थे,
जरा सोचिए कि बेचारे दोनों मियाँ बीवी इतनी जल्दी सोने के लिए चले गए। क्यों? सिर्फ बोरियत की वजह से, आलस्य के कारण। मैं तो बहुत खुश हुआ कि मैं आ गया। चलो अच्छा हुआ। मैंने सोचा कि इन दोनों को खुश करना ही चाहिए। हम लोग वहीं बैठे रहे। मिसेस शुक्ला ने कहा कि आपके लिए चाय बना लाऊं, लेकिन मैंने कहा कि तुम दोनों बच्चे हो, क्यों तकलीफ करते हो। मैं खुद चाय बनाने के लिए उठ गया। उन्होंने बहुत इनकार किया, लेकिन मैंने उतना ही इसरार किया। चौके में कम से कम मुझे 10-12 डिब्बे उलटने पड़े, तब कहीं चाय की पत्ती मिली। खैर, चाय तो मैंने बना ही डाली। बात यह है कि चाय तो वैसे भी मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। मैंने भी पिया, उन लोगों को भी पिलाई। अब आप ये समझिए कि आधी रात तक मैं उन लोगों का मन बहलाता रहा। पहले तो वह लोग बहुत सुस्त रहे और सारी बातचीत शुरू से आखिर तक मुझे ही करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद मिसेस शुक्ला ने कहा कि आधी रात से ज्यादा हो गई होगी। मैं समझता हूं कि लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि उनकी सारी रात कितने आनंद से कटी जा रही थी। 1 बज गया था और मैं ज्यादा देर कहीं रुकना नापसंद करता हूँ। मैंने कहा कि मैं कल सामान वामान ठीक करने सुबह आ जाऊंगा। उन बेचारों ने तो बहुत इनकार किया, लेकिन मैंने बहुत इसरार किया। दूसरे दिन बाटू साहब ने उनके घर जाकर सब सामान ठीक किया और कहते हैं कि कई तस्वीरें ठीक करने में दीवार से गिर पड़ी थीं। कुछ दिनों बाद बाटू साहब मिले थे और उन्होंने बताया कि वह मिस्टर शुक्ला का फर्नीचर बदलवाना चाहते हैं, मगर अभी जरा कहना ठीक नहीं समझते। फिर काफी दिनों तक बाटू साहब के दर्शन नहीं हुए। थोड़े दिन बाद बाटू साहब ने बताया कि उन लोगों का मकान काफी दूर है, इसलिए वह उन्हें किसी छोटे मकान में, लेकिन शहर के एकदम अंदर ले आ रहे हैं। और फिर बाटू साहब उनके लिए हारमोनियम और एक तानपुरा खरीदने में बहुत व्यस्त रहे। एक दिन बाटू साहब ने पूछा, आपने शुक्ला जी के बारे में सुना? लग रहा था कि वे बहुत चिंतित थे। नहीं तो, मैंने कहा। वह तो बीमार पड़ गए हैं। बेचारे 3 दिन से बीमार थे, लेकिन मुझे नहीं कहलाया। बस वही सनक। अकेले मुसीबत झेलने को तैयार थे। मैं तो अभी जा रहा हूं। उस दिन से रोज बरोज मैं उनसे मिस्टर शुक्ला और उनकी श्रीमती के बारे में सुनता रहा। मैं तो रोज उनके साथ बैठता हूँ। बेचारा लड़का, कल तो हालत बड़ी खराब हो गई थी। बिल्कुल अंड बंड बक रहा था, बिल्कुल सन्निपात वाली हालत। मैं तो बगल के कमरे से सुन रहा था। वही एक आवाज, लगता था जैसे कोई भूत प्रेत लग गया हो। वही आवाज। क्या वह बुढ़ा अब भी नहीं गया? बराबर यही आवाज। मैं कमरे के अंदर गया, जाकर बहुत दिलासा दिया कि वहां कोई नहीं है। वहां तो कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। मिसेस शुक्ला ने तो कहा भी कि बाटू साहब, आप थक गए होंगे, बाहर जाकर आराम करें। लेकिन मैंने कहा कि अजी, मेरा थकना क्या, मैं तो बीमार का दिल बहलाना चाहता हूँ। और निस्संदेह बाटू साहब की निरंतर सेवा से वह एकदम चंगा हो गया। कुछ हफ्ते बाद बाटू साहब ने मुझसे कहा, जी हाँ, अब वह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बीमारी ने उनके अंजर पंजर ढीले कर दिए। तब से एक शाम को भी मैं कहीं किसी से मिलने नहीं जा सका। लेकिन साहब, उन लोगों ने भी मेरी कद्र करने में कोई चूक नहीं की। सुनिए, वह बेचारी मिसेस शुक्ला बराबर कहती हैं कि इस बीमारी में आप पर बड़ी तकलीफ रही। अब आप आराम करने के लिए कहीं दूर चले जाइए। वह तो मुझसे कह रही थीं कि आप कन्याकुमारी में कुछ दिन जाकर रहकर आइए, मगर वह तो मैंने कहा कि भाई, मुझे तो गर्मी के कारण दक्षिण जाना पसंद ही नहीं है। इस पर वह बोली कि तो आप नैनीताल अल्मोड़ा चले जाइए, फिर आप चाहे कंचनजंगा और मानसरोवर तक चले जाइएगा। हर साल यात्री वहां आते जाते रहते हैं। अगले साल तक लौट आइएगा। मैंने कहा, बड़ी भारी बात कही। जी हाँ, जी हाँ, ये भी भला कोई कहने की बात है। मेरे पास तो भाईजान कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वह यही दोस्त हैं। इस शहर में सिर्फ दोस्तों के ही कारण तो पड़ा हुआ हूँ। क्या कहूँ, हर एक जब तक मेरी सलाह या राय नहीं पा लेता है,
तब तक संतोष की सांसें नहीं लेता। हालांकि सभी शिष्टतावश मुझे तकलीफ नहीं देना चाहते। बाटू साहब भावुक होते जा रहे थे। अब यही शुक्ला को ही देखो, आते ही क्लब में पूछता है कि बाटू साहब आए कि नहीं, और उनकी आंखें कुछ पानी की चमक से दीप्त उठीं। बाटू साहब मुझे छोड़कर हटे ही होंगे कि एक अजनबी ने क्लब के पोर्टिको में प्रवेश किया। घबराया सा चारों तरफ चौकन्नी निगाह से देखते हुए उसने दरबान से पूछा, बाटू साहब भीतर हैं क्या? दरबान ने कहा, जी हाँ, वे भीतर गए हैं। आगंतुक फौरन पीछे लौटा और फाटक की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। कौन है ये? मैंने दरबान से पूछा। साहब, ये नए सज्जन हैं, इनको सब शुक्ला जी कहते हैं, दरबान ने मुझे बताया।